नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है राजनीतिक भूगोल की परिभाषा एवं इसका विषय क्षेत्र। स्कॉलर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक और सामाजिक विज्ञानों में भूगोल अपनी संकल्पना और विषय वस्तु की व्यापकता के आधार पर एक कैसा विषय है, एक यह अंतर्विषयक विषय है, अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ज्योग्राफी इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, अर्थात भूगोल एक अंतर विषयक विज्ञान है जिसका संबंध भौतिक एवं सामाजिक दोनों ही विज्ञानों से संबंधित है। यह धरातल के विभिन्न तथ्य और उनके बीच जो अंतर संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन करता है, वह है प्राकृतिक एवं मानव भूगोल। दो शाखाओं के माध्यम से यह धरातल के जो विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं और उनमें उन तथ्यों के बीच में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन प्राकृतिक एवं मानव भूगोल नामक दो शाखाओं के माध्यम से करता है। प्राकृतिक भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तथ्य और उनके बीच जो पारस्परिक अंतर संबंध पाए जाते हैं उनका क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विश्लेषण प्राकृतिक भूगोल करता है। जबकि जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण है, उसके मध्य के जो पारस्परिक क्रियात्मक अर्थात जो फंक्शनल अंतर संबंध है उसका स्पेशियल सिस्टेमेटिक स्टडी मानव भूगोल करता है। अर्थात मानव भूगोल में मानव और उसके पर्यावरण के जो पारस्परिक फंक्शनल रिलेशनशिप है या कार्यात्मक अंतर संबंध है उसका क्षेत्रीय क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। धरातल पर जो विभिन्न तरह की क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं, वह पर्यावरण के विभिन्न जो तथ्य हैं उनके मध्य के क्रियाशील संबंधों का परिणाम होती हैं। अर्थात जो मानवीय क्रियाएं हैं वह पर्यावरण के बीच पर्यावरण के जो विभिन्न तथ्य हैं उसके क्रियाशील अंतर संबंधों का ही परिणाम है। ये जो अंतर संबंध हैं उनकी जो क्षेत्रीय विभिन्नता, जो अंतर संबंधों की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वही मानवीय कार्यों जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में भिन्नता उत्पन्न करती है। अर्थात जो एरियल डिफरेंशिएशन है, जो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के कारण उत्पन्न जो एरियल डिफरेंशिएशन अर्थात जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं वही मानव के जो विभिन्न तरह के कार्य हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक या धार्मिक हो, उन सभी कार्यों में भिन्नता उत्पन्न करती हैं। मानव के जो विविध कार्य हैं उसमें जो राजनीतिक कार्य है वह जो है राजनीतिक जो मनुष्य की राजनीतिक इच्छा है अर्थात जो विभिन्न तरह की राजनीतिक विचारधाराएं हैं उसी का परिणाम है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक इच्छा अथवा जो मानव समुदाय में विकसित राजनीतिक विचार हैं वह सामूहिक एवं समान रूप से मैच्योर होकर के अर्थात परिपक्व होकर जब अपना अस्तित्व ग्रहण करते हैं, धरातलीय अस्तित्व है ना, यानी जब मनुष्य की राजनीतिक इच्छा अर्थात उसका जो राजनीतिक विचार है चाहे वो सामूहिक रूप से हो, चाहे पर्सनल रूप से हो या एवं समान रूप से परिपक्व होकर के जब धरातलीय अस्तित्व ग्रहण करते हैं तो वहीं से एक राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य का अस्तित्व आरंभ होता है। अर्थात मनुष्य का विचार या जो उसके इच्छा है वही परिपक्व होकर के धरातलीय अस्तित्व ग्रहण करने के पश्चात एक राजनीतिक इकाई के रूप में राज्य का अस्तित्व शुरू करती है। समान राजनीतिक विचारधारा के विस्तार के साथ ही प्रारंभिक राज्य का जो धरातलीय अस्तित्व है वह भी धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता जाता है, विस्तृत होता जाता है। यह वहाँ जो उपलब्ध प्राकृतिक पर्यावरण है उस प्राकृतिक पर्यावरण के जो विविध तरह के तथ्य हैं, विभिन्न तथ्य हैं, उन तथ्यों में मानवीय अंतर्क्रिया से संभव होता है। जो धरातलीय अस्तित्व जो
प्रारंभ हुआ है मनुष्य के विचार या उसके मानवीय इच्छा के फलस्वरूप, तो वही मानवीय इच्छा के फलस्वरूप जो अस्तित्व आया है राज्य के रूप में, वह धीरे धीरे धरातल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की है कि एरियल डिफरेंशिएशन के कारण इन धरातलीय क्षेत्रों में भी विविधता पाई जाती है, तो इसके कारण इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग राज्यों का अस्तित्व संभव होता है। धीरे धीरे कालांतर में विभिन्न राज्यों में मानव के अलग अलग राजनीतिक कार्य भी विकसित होते जाते हैं, जो अपने ढंग से राज्य के स्थायित्व एवं विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य जो मानवीय कार्य हैं, उसी की तरह जो मनुष्य के राजनीतिक कार्य हैं उसमें भी विविधता दिखाई देती है, अर्थात अन्य मानवीय कार्यों की तरह ही मानव की राजनीतिक कार्यों में भी भिन्नता देखी जा सकती है। बच्चों, तो इस तरह हम देखते हैं कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक क्रियाकलापों की इसी जो विभिन्नता है, जो अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों के कारण जो विविधताएं आई हैं एरियल डिफरेंशिएशन के कारण, उन्हीं विभिन्नताओं का अध्ययन राजनीतिक भूगोल करता है। अर्थात राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल की क्या है, एक शाखा माना जा सकता है। अर्थात राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल की ही एक शाखा है। जिस प्रकार मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील अंतर संबंधों का क्षेत्रीय अध्ययन है, अर्थात जो मानव भूगोल है वह क्या है, मानव तथा मनुष्य तथा जो पृथ्वी है उसके बीच के जो अंतर संबंध है, जो कि कैसे हैं, लगातार परिवर्तनशील होते हैं, उनका ही क्या है, एक कोरोलॉजिकल स्टडी अर्थात एक क्षेत्रीय अध्ययन है। उसी प्रकार राजनीतिक भूगोल मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों और जो पर्यावरण है उसके विभिन्न तथ्यों के बीच, विभिन्न जो तथ्य हैं उनके मध्य जो परिवर्तनशील अंतर संबंध है उसका कोरोलॉजिकल एनालिसिस पॉलिटिकल ज्योग्राफी करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक भूगोल है वह मानव भूगोल के अंतर्गत ही एक विशिष्ट तरह का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यदि मानव भूगोल पार्थिव पृष्ठभूमि के संदर्भ में मानव के बहुमुखी क्रियाकलापों का अध्ययन है, तो राजनीतिक भूगोल क्या है, उन्हीं जो मानवीय क्रियाएं हैं, अनेक तरह की मानवीय क्रियाकलाप हैं, ह्यूमन एक्शंस हैं, उनके बीच में उनमें से राजनीतिक जो एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसका ही एक क्षेत्रीय व्याख्या है, अर्थात स्पेशियल इंटरप्रिटेशन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन अ स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट, अर्थात राजनीतिक भूगोल जो क्षेत्रीय विषय वस्तु हैं, क्षेत्रीय संदर्भ में जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, मनुष्य के जो विभिन्न तरह के क्रियाकलाप हैं, क्षेत्रीय उसी की क्षेत्रीय व्याख्या है या उसी का अध्ययन है। राजनीतिक भूगोल के संबंध में यदि देखा जाए तो प्राचीन काल से ही विद्वान अपने अपने विचार मत प्रकट करते आए हैं। जैसे प्रारंभिक विचार के मत पर अगर प्रकाश डाले तो यह राजनीतिक भूगोल क्या है, पूर्ण रूपेण राजनीतिक भूगोल पर केंद्रित न होकर सामूहिक विचार अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त किया। अर्थात प्राचीन जो विचारक थे उन्होंने राजनीतिक भूगोल को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के रूप में व्याख्या नहीं करके एक सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में राजनीतिक भूगोल की व्याख्या की। कांट ने 1956 में कहा कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों के संबंध एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। इसके पश्चात अनेक विद्वानों ने राजनीतिक भूगोल को परिभाषित किया। कुछ परिभाषाएं इस तरह से हैं, जैसे कि N.J.G. पॉन्ट्स, इन्होंने राजनीतिक भूगोल के बारे में अपना डेफिनेशन इस तरह से दिया है कि राजनीतिक भूगोल क्या है, राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं
उन कारणों से संबंधित हैं जिनसे एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। अर्थात जो राजनीतिक भूगोल हैं वह राजनीतिक दृष्टि से जितने भी संगठित क्षेत्र हैं, उनके संसाधन, उनका विस्तार तथा वे सभी कारण जिससे क्या होता है, एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का या विशिष्ट भौगोलिक इकाई का विकास होता है। इसी तरह से H स्प्राउट ने कहा है कि राजनीतिक भूगोल राजनीति शास्त्र के एक क्षेत्र के रूप में है, क्योंकि राजनीति शास्त्र की स्थापना प्रादेशिक भूगोल की आधारशिला पर ही हुई है। अर्थात राजनीतिक भूगोल क्या है? राजनीतिक स्प्राउट कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल राजनीति शास्त्र का ही एक रूप है, क्योंकि क्या होता है, राजनीति शास्त्र की जो स्थापना है वह प्रादेशिक भूगोल जो है उसी की आधारशिला पर हुई है। कार्लसन है वो कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं उसके राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात कार्लसन जो है, जो विभिन्न राज्यों के जो बीच के जो ज्योग्राफिकल इंटर रिलेशनशिप है उसी की अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि राजनीतिक भूगोल क्या है? पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसी तरह से डी विटलसी कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल का सार तत्व राजनीतिक क्षेत्र है तथा किसी क्षेत्र का राजनीतिक महत्व उसके जलवायु, भू आकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों से सुस्पष्ट रूप से संबंधित हैं। अर्थात विटलसी क्या कहते हैं? विटलसी का कहना है कि जो राजनीतिक भूगोल का सार है, सार तत्व है, जो उसका मेन जो उसकी थीम है वह एक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है। और जो राजनीतिक क्षेत्र है उसका जो राजनीतिक महत्व, किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो जो कि राजनीतिक होता है, यदि राजनीतिक क्षेत्र है तो उसका जो राजनीतिक महत्व है वो वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण है, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण या भौतिक एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स जैसे कि क्लाइमेट, जियोमॉर्फोलॉजी, और जो वहाँ उपलब्ध जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थात जलवायु, भू आकृतिक और प्राकृतिक संसाधन जो है उसी का एक सुस्पष्ट रूप राजनीतिक क्षेत्र है। आगे कालांतर में हार्टशॉन है वह बताते हैं कि राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों को पृथ्वी तल पर व्याप्त विविध लक्षणों से संबंधित कर अध्ययन करता है। अर्थात राजनीतिक भूगोल क्या करता है, किसका अध्ययन करता है? जो अलग अलग स्थान हैं, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो राजनीतिक उपक्रम है, जो उससे एक मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो उत्पन्न हुआ है उसको जो पृथ्वी तल पर अलग अलग तरह के विविध लक्षण है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, उन तत्वों से, विभिन्न लक्षणों से संबंधित करके राजनीतिक भूगोल उसका उन राजनीतिक उपक्रमों का अध्ययन करता है। इसी तरह से आगे रिचर्ड मूर करके हैं, उन्होंने बताया है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक एवं भौगोलिक उपक्रमों के मध्य स्थानगत अथवा क्षेत्रीय अंतर संबंधों को स्पष्ट करता है। और जो मूडी है उन्होंने भी कहा है कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतः वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है, किंतु भूतकालीन घटनाओं को आज व्यवस्थित स्वरूप के परिवर्तन के रूप में ध्यान में रखा जाता है। अर्थात मूडी जो है वह राजनीतिक भूगोल के जो परिभाषा है उसके विषय क्षेत्र को विस्तृत करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल है उसका जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से तो जो वर्तमान या प्रेजेंट की जो दशाएं हैं, कंडीशंस हैं, उनसे रिलेटेड है, लेकिन वर्तमान की दशाओं से के साथ साथ ही जो भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका क्रमशः जो व्यवस्थित रूप जो वर्तमान में परिवर्तित रूप के रूप में हमारे सामने आया है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। मूडी ने राजनीतिक भूगोल में अर्थात क्या किया, मूडी ने राजनीतिक भूगोल में ऐतिहासिक अध्ययन को भी महत्व दिया है। मूडी के अनुसार जो वर्तमान राजनीतिक दशाएं हैं
उनका अध्ययन, यद्यपि हम क्या करते हैं, राजनीतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य जो है वह वर्तमान राजनीतिक दशाओं का अध्ययन है, लेकिन इसकी जो दशाएं हैं वह अपना एक इतिहास भी रखती है, अपना एक विशेष इतिहास होता है, जिसके कारण वर्तमान राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसका निर्माण होता है। जब तक हम इन ऐतिहासिक कारकों का विश्लेषण नहीं करते हैं जिनके कारण जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ है, वर्तमान जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसकी अगर पृष्ठभूमि में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर ऐतिहासिक कारणों का अध्ययन नहीं करें, तब तक राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्या, एक तरफा ही रहेगा, अर्थात एकांगी ही रहेगा। एक और विद्वान हुए हैं J.R.B. प्रेस्कॉट। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक निर्णयों एवं क्रियाओं से उत्पन्न भौगोलिक परिणामों से संबंधित है तथा उन सभी भौगोलिक तत्वों को इसमें यथोचित मान्यता प्रदान की जाती है जो राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अर्थात प्रेस्कॉट क्या कहते हैं, राजनीतिक जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वह विभिन्न तरह के जो राजनीतिक, हमारे मनुष्य के द्वारा जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और जो उन निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो क्रियाएं की जाती हैं उससे उत्पन्न भौगोलिक परिणामों से संबंधित हैं। अर्थात राजनीतिक भूगोल मनुष्य के राजनीतिक निर्णय एवं क्रियाओं से उत्पन्न जो ज्योग्राफिकल परिणाम हैं, भौगोलिक परिणाम हैं, उसी से रिलेटेड हैं तथा ये जो सभी भौगोलिक तत्व हैं उनको यथोचित मान्यता राजनीतिक भूगोल में प्रदान की जाती है क्योंकि यह राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये विभिन्न तरह की परिभाषाएं दी गई हैं यह स्पष्ट करती हैं कि राजनीतिक भूगोल की प्रकृति जो है वह कैसी है, मुख्यतः 3 दृष्टिकोणों को समाहित करती है। अर्थात राजनीतिक भूगोल की प्रकृति से संबंधित स्पष्ट रूप से 3 दृष्टिकोणों का उल्लेख किया जा सकता है। ये जो संबंध है यह संबंधों के अध्ययन के रूप में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, अर्थात जो 3 दृष्टिकोण है उसमें पहला है इकोलॉजिकल व्यू, दूसरा है क्षेत्रीय अर्थात एरियल या स्पेशियल, और तीसरा है स्थानिक दृष्टिकोण तथा संगठनात्मक एवं आचरणात्मक दृष्टिकोण हैं। धन्यवाद। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।